एस्टेब्लिशमेंट से उनके सहूलतकार हट गए, किसी और इदारे में शायद उनके सहूलतकार अभी मौजूद हों। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू, कहा यह चाहते हैं बैकडोर से एक मरतबा फिर वजीर आजम बन सकें। इलेक्शन वक्त पर होंगे तो इनके सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। हुकूमत के पीटीआई अरकान के इस्तीफों में ताखीरी हरबे। स्पीकर आजा परवेज अशरफ कहते हैं इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, हर मेंबर अलग अलग आए, इस्तीफा लिखे फिर तस्दीक करूंगा। पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, आईने पाकिस्तान की पाबंद है। दरअसल पीटीआई वक्त कल सुबह 11 बजे स्पीकर से मुलाकात करेगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन न कराना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखता। क्या कभी कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात मुलतवी किए? क्या वफाकी हुकूमत पहले सोई हुई थी? 50-60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटर की पावर को मुअत्तल कर दें। पाकिस्तान को रूस यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। इमरान खान की गैर मुल्की स्कॉलर से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान जैसे ममालिक को बड़े तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। रूस यूक्रेन तनाज़े से दुनिया में बेशुमार मसाइल ने जन्म लिया। मज़ीद कहा अफगानिस्तान में रिजीम चेंज के नताइज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वराना तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। तीन चीजें हैव बीन गोइंग वेरी रैपिडली रॉन्ग। नंबर 1, स्मगलिंग ऑफ डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू ए नेबरिंग कंट्री। नंबर 2, हम व्हीट इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ व्हीट। तीसरी, फर्टिलाइजर भी हेवीली सब्सिडाइज, वो भी स्मगल हो रही है। मसाइल संगीन, हालात मुश्किल तरीन, लेकिन मुल्क दिवालिया नहीं होगा। मुल्क की मुआशी तबाही के जिम्मेदार इसहाक डार का दावा एतराफ़ किया डॉलर और खाद की स्मगलिंग हो रही है जो मईशत के लिए खतरनाक है। IMF को सबक पढ़ाने वाले वजीर खजाना ने तस्लीम किया कोई पैसे देने को तैयार नहीं, हम $1 बिलियन के लिए भाग रहे हैं। लोग मुआशी सूरत हाल से परेशान होकर सोना और डॉलर खरीद रहे हैं। दोस्त ममालिक हुकूमत को पैसे देते हुए डर रहे हैं। डॉलर की सप्लाई ना होने की वजह 3 रेट है। शौकत तरीन की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मुजम्मिल असलम बोले मुल्क दिवालिया हो चुका है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। $6 अरब के जखायर रह गए, रकम ना आई तो 8 से 10 हफ्तों में ज़र मुबादला के जखायर खत्म हो जाएंगे। डॉलर गायब, सोना नायाब, मार्केट तबाह। PDM सरकार ने कौमी मईशत को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया। ओपन मार्केट में डॉलर 235 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया। सोने की कीमत 1,82,800 रुपये हो गई। स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी। मेरे भाई के खून का साया होने ना दे। मेरे भाई यूं करे, मुझे नहीं मारा फिर भी मेरे भाई को मार के चले गए। मेरे भाई का कसूर क्या था? वजीर आला सिंध साईं मुराद अली शाह है, हमें इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चे के लिए कुछ करें और कातिलों को इबरतनाक सजा दें। कराची में मुहाफिज ही कातिल। गुलिस्तान जौहर में शाहीन फोर्स के एहलकारों ने नौजवान की जान ले ली। फ्लैट की सीढ़ियों पर बैठा आमिर जिंदगी की भीख मांगता रहा, तदफीन कर दी गई। मकतूल की 15 माह पहले शादी हुई थी, 3 माह के बच्चे का बाप था। दुखियारी मां की हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील। आमिर के कत्ल में मुलविस 3 एहलकार गिरफ्तार। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा। ATC में मुलजिमों का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। गिरफ्तार एहलकारों ने एतराफी बयान में कहा आमिर ने हाथ से इशारा किया तो गुमान हुआ, पिस्तौल निकाल लिया है। एहलकार शहरियार ने यके बाद दीगरे 2 गोलियां चलाई। नामवर आलमदीन मौलाना तारिक जमील अस्पताल में जेर इलाज। बेटे यूसुफ जमील का कहना है वालिद की हालत अब बहुत बेहतर है। 3 दिन तक डॉक्टर्स ने अस्पताल में अपनी जेर निगरानी रखना है। आपसे मजीद दुआओं की दरखास्त है।
अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी बदस्तूर मफलूज। अमेरिकी वस्ती रियासतों में शदीद तबाही, हलाकतें 70 से जायद हो गई। रियासत न्यूयॉर्क शदीद मुतासिर, शहर बैफलो में 34 अफराद हलाक, हजारों परवाजें मंसूख। चीन में शदीद धुंध के बायस 200 से जायद गाड़ियां टकरा गई। Oh, that's turned. It's probably turned too much, I think. I think it's turned too much. 3 and 10. Does that come off the glove? Come off the glove, I think. And Latham knows it straight away. So. कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की शानदार कारकर्दगी, पाकिस्तान की बरतरी खत्म। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर 6 विकेटों पर 440 रन बना लिए। केन विलियमसन और टॉम लेथम की सेंचुरियां, अबरार अहमद ने 3, नुमान अली ने 2 शिकार की। ये जीवन भर का रोग सखी तो है पगली कहेंगे लोग सखी, याद आएंगे वादे बालों के। मलिका गजल इकबाल बानो की आज 87वीं सालगिरह है। क्लासिकल गुलकारा को फैज अहमद फैज के कलाम में कमाल हासिल था। उनकी आवाज आज भी कानों में रस खोलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। Actually, I want you to also be a bit specific on few points. How would you fight corruption that is not really among the elite, but it had reached even the smallest employee in government or in any corporation even? And also, how would you envision the new economy in Pakistan, development-wise and Islamization-wise, especially with the Supreme Court decision of elimination of interest? So okay. Let me just say that in Pakistan, if what I was trying to do when I was in power, but only for 3.5 years, and what I will again try and do, number one is imposing rule of law. Establishing rule of law is the beginning of prosperity. I believe that countries that are prosperous, if there is rule of law in a country, it cannot have poverty. If you look at the map, if you just look at the rule of law index all over the world, the countries which have a rule of law index above 80 or 90% are all prosperous, have no poverty. And we, most of our countries, I mean, if you look at Nigeria, Nigeria has the greatest amount of oil reserves in Africa, and yet it has huge poverty. But on rule of law index, Nigeria is 7%. So it is directly related. If you have rule of law, you have prosperity, because it unleashes the potential of a society. You have investment coming into your country. Investment always comes into countries which clean governance. And capital flies from countries which do not have a governance, which don't have rule of law, which have poverty. So number one, and that is going to be the hardest thing to establish. Number one is rule of law, and rule of law will tackle the ruling elite. But Professor, your other 2 points, you know, the verse in the Quran about Amar bil Maruf wa Nahi anil Munkar, which says enjoin the good and forbid what is bad. In other words, the moral society or the moral values of a society matter a lot, because when you make corruption unacceptable, when you stand up for the good, you know what? Strangely enough, some of the Western countries of Switzerland, Europe, Scandinavia, they actually work on Amar bil Maruf. The society rejects what is bad. You know, the society fights. So corruption at the lower levels can be fought and what we started in Pakistan was the teachings of the Holy Prophet, Sirat-e-Nabi, because that's what teaches you ethics. And unfortunately, we haven't taught our children ethics through the Sirat-e-Nabi, because the Prophet's life, the way he established the state of Medina,
the way he raised the morality of the society, the way he established the rule of law by saying even if my daughter steals, she will be punished. That countries before you have been destroyed where the powerful, when they stole, were not punished and only the poor, weak crooks were punished. And this is, the problem, I repeat, not in Pakistan, all over the developing world. And next is education. You see, in Muslim societies, education has to be considered sacred as it was at the time of the Prophet. We have not paid enough attention to education towards research and technology. And this is what I was trying to do in Pakistan. We were going to set up excellences of center in technology because the future is technology. But eventually a country has to be sovereign. I believe that a country must stand its own feet, have dignity and self-respect, and that's what gives it strength. Because, you rely on your own resources. A human being that walks on crutches, his legs will waste away. If the bigger weight we lift, it strengthens us. Same with human societies. If you start depending on aid, which we have, and if you depend on foreign loans and IMF, you would never really learn how to stand on your own feet. So a sovereign country is the key for me for success. Thank you so much for this. This is the last question, Mr. Prime Minister, and it's from one of our sisters and concerning the empowerment of women. Dr. Yasmin Saib is also a research fellow here at the Center for Islamic Global Affairs. Dr. Yasmin? Your Excellency, thank you so much for giving us your time today. I think it's important for us to end this discussion by addressing the question of women and women's empowerment. As we have seen recently, incidents in Iran as well as in Afghanistan. Many people have argued that no matter what, Muslim countries can never give women freedom and dignity. That's some of the prevailing arguments that we hear. And so I'd like to know how do you view this issue, and how would you accomplish this matter in a society that is quite traditional and conservative in many regards, also in a balanced way without falling into what I would say Western liberal ideologies or traps even. Thank you. Okay, so look, first of all, I do believe that the revolution, what our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did 1500 years ago was a revolution, because he revolutionized the society. There were new concepts that came in, but one of them was he gave rights to women. We don't, we forget that long before the idea of women's rights in Western countries, 1500 years ago, rights were given to women, and in the last sermon of the Holy Prophet, he was very clear. He said, men have rights over women as women have rights over men. So the concept and dignity, of women. So in Muslim societies, if you look at Muslim societies, yes, sometimes when the idea, the whole idea of parda is such, which I feel that we haven't done enough ijtihad on, enough debate on it. But the whole idea of parda for me was protecting the family system, because Islam was very clear that the basis of human society is the family system. So in protecting the family system, the concept of parda came. But unfortunately, we never developed these concepts so that we can protect our family system as well as not stop the potential of our women to grow. And Muslim societies are still developing these concepts. Unfortunately, we have two extremes right now. On one side, we have women who are in the name of parda banned from public life. On the other hand, we have the Western liberal ideas about women
women's liberation. So I believe that Islam is what we call the middle way. Islam is not a religion of extremes. It says in the Quran it's a religion of the middle way. But we haven't developed that middle way because there has not been enough research and not enough of debate in Muslim societies of finding that middle way. I do not believe that, the idea when they say the Western idea of the liberation of women, it's almost a competition between a man and a woman in the West now. I don't think Islam is much more the idea of a complementary relationship between a man and a woman. And that in Pakistan, in our conservative societies, I think gradually we are finding our way. But one thing that should not happen is, there's a clear verse in the Quran that there is no coercion in religion. You can't force people into religion. So when you do that, it doesn't, human beings have to be, the heart and the mind has to be won over. You can't force human beings through, through force to follow religious edicts, and it creates problems. It will always create problems. So I'm one of those who believes that it's through dialogue, through debate, through making people understand the true teachings of our Holy Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam. I think that's the way you win over people, but not by force. Thank you so much. Before we conclude, I just want to let you know that we received many questions. We tried to field some of them today. There are many other questions that we couldn't get in, hopefully in the future. But there is one question that I thought needs to be asked, and it's coming from the family of Dr. Afia Siddiqui, which says, if you come back to power as Prime Minister, can you commit to doing everything in your power to repatriate the daughter of the nation, Dr. Afia Siddiqui, within the first few months of your rule? Well, I can only tell the family of Afia Siddiqui that what she went through, first of all, it is tragic what she's been through to Afia Siddiqui. But we thought we came quite close to getting her released. We had negotiations going on with the US government, and there was a thing of a give and take. We were trying to work out on a formula how to get her out of the US prison. But unfortunately, it just didn't work out. And this was during the Trump administration. And unfortunately, I'm saying that when Trump lost the elections, the negotiations fell apart. But we were I thought we were quite close at one point where we could have done a deal with the US. So we could have got her back. So, the answer is yes, I'll try my best again, because, the US government might listen to if we do a give and take, a deal with them. But, just straight asking for a freedom is not easy, because they say, look, it's rule of law in the US. We have our justice system. She's been sentenced to 84 years in jail. And so they don't talk about, there's no way Pakistan can pressure them to release her. Inshallah, we'll find a way. I just want to thank you from the bottom of my heart for all your time. I would like to give you the final few moments for a closing statement. Well, first of all, again, I want to thank SIGA for affording me this opportunity. The problem about Muslim world is that, we are still evolving. We are coming out of colonialism. We haven't found our feet. Our education system lags behind. We don't have a great many scholars who can direct us. We have a split. We have the westernized elites in the Muslim world who moved quite far away from the religion and don't understand much about it. And then we have a lot of conservatives who do not understand the Western thought. So, the best minds right now, I find, who are sort of doing a lot of good work, are scholars who are living in the Western countries. I find that they are coming up with some of the best ideas. They understand the Western thought, and then they can compare
our life, our way of thinking, our history, our culture, the Islamic principles. And some of them, I must say, some of the best work is being done in the Western countries. All Muslim scholars who've gone to the West have done research and they've come up with some great original work. What I tried to do in my last, in my time in last 2 years in my, when I was in government, I formed a Rahmatul Alameen authority. It was an authority which Rahmatul Alameen, the mercy for mankind, the title given to our Holy Prophet, peace be upon him. And the idea was that in our schools we would teach children the life of the Prophet. Because the Quran tells us to learn from the life of the Prophet. And why does the Quran tell us to learn from the life of the Prophet? Because he was the most successful man in human history. No human has achieved what he has done. So our children read books on Bill Gates or all the sort of giants who've done well in business. But they need to understand the man who was the most successful person in human history. They need to learn from his life. And that's why the Almighty tells us to learn from his life, to his sunnah. And I tried to teach our children about, the course in the curriculum we put in the life of the Prophet. And then in the universities, we wanted our scholars to do debate on the life of the Prophet. But above all, I wanted our university students to debate that what did our Prophet Muhammad do that brought in this revolution, that changed human beings. Muslims were hemmed in between two superpowers, and yet between 625 and 636 AD, what were 313 army in the Battle of Badr, and 636 the Roman Empire collapses in front of them at Yarmouk, and then the Persian Empire. So what happened in this short period which created these incredible human beings? There were, in that short space of time, there were never so many leaders. And yet in the Muslim world, we've not done enough research on them. What did because it was not something physical. It was a revolution of the minds. The Prophet changed the mindset of the people. He made them realize their potential in life. The same human beings got converted and became these great men. But and this is a fact of history, that between 625 to 636, in 11 years, from nothing, from a few 100 people, who migrated, or maybe 1,000 people who migrated to Medina from Makkah, and yet from there they became the greatest civilization of mankind. But not enough work is being done to tell us all the things. How did the Prophet change the minds? It was a mindset that changed. The human beings sort of from as the great Rumi says, why do you crawl on the floor like ants when the Almighty has given you wings? So the people of Medina, the Muslims, had wings. They became these great men. And unfortunately, our young generation does not know that phenomena. And that's what I feel that our media and our scholarship and universities should concentrate on. They should find out how these human beings changed. And it's, as I said, it's a fact of history what happened. And had it been, say, had a Prophet been in the European countries or Western countries, there would have been so many films on him, documentaries on his life, of how he changed, how this phenomena of from nothing these Arabs rose and the Muslims became the greatest power for hundreds and hundreds of years, and the greatest scientists and so on. And I think we need to, when you say what happens next for the Muslims, I think this is the most important thing that needs to be done. Our scholars need to work on what happened in these years in Medina. How did our Holy Prophet change these human beings? That needs to be worked on. Thank you so much for your time.
Thank you. Thank you so much for your time, and I want to give some final thanks to Rebridges, who, without Mr. Majid Rafiq's help and without Dr. Arslan Khalid's help, this event wouldn't have been put together. They were really bridge builders between Turkey and Pakistan. I also want to tell you that we benefited a lot from your talk. चेयरमैन पीटीआई इमरान खान गैर मुल्की स्कॉलर से गुफ्तगू कर रहे थे। इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में न्यूट्रल रहना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग में भी पाकिस्तान को किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो दुनिया के हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई। चीन ने गुज़िश्ता 60 सालों में बेमिसाल तरक्की की है। हमारा मुल्क गुज़िश्ता 30 साल में माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया और इसकी वजह मुस्तकिल करप्शन थी। दुनिया याद रखे कि पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। दोनों की अगर जंग हुई तो पूरी दुनिया लपेट में आ सकती है। जिन ममालिक में कानून की हुक्मरानी है वहाँ खुशहाली है। और अभी आपको अहम खबर दें, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक दहशत गर्दी के फ्रीड से भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कॉन्फ्रेंस में इस बात का इयादा किया गया कि दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का इयादा किया गया। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक दहशत गर्दी के फ्रीड से भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इस आज़म का इयादा किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में इस बात का आज़म किया गया कि दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी और किसी दहशत गर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशत गर्दी से पाक इस मुल्क को बनाया जाएगा। दहशत गर्दी के फ्रीद से भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इयादा किया गया है। जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका एलामिया अब जारी हो चुका है और दहशत गर्दी के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई करने की बात की गई है और दहशत गर्दी को जड़ से ख़त्म करने की बात इस कॉन्फ्रेंस में की गई है। दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत ये अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और मुल्क में जारी हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात से मुतालिक भी इसमें गुफ्तगू हुई। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शेर, इसका एलामिया जारी हो गया है, क्या कुछ तय पाया इस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, ISPR की तरफ से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक कल और आज 2 रोजा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो है वो मुल्क की जो सूरत हाल है, खासतौर से सिक्योरिटी की सूरत हाल, उस पे गौर किया गया और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस अज़म का इजहार किया है कि बिला इम्तियाज दहशत गर्दी की कोई भी किस्म क्यों ना हो उसके खिलाफ जो है वो भरपूर एक्शन किया जाएगा और किसी भी सूरत में जो है वो कौम की जो उमंगे हैं उनके मुताबिक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आगे बढ़ा जाएगा। जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें फौज के जो इंटरनल पेशा वाराना अमूर हैं और जो तकनीकी जंगी महारतें हैं उनके हवाले से खुसूसी तौर पर जो है वो गौर किया गया है। सरहदी सूरत हाल और इंटरनल सूरत हाल पे भी गौर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शेर, अपडेट कर रहे थे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। और 2 रोज़ा ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि अब खत्म हो चुकी है, इसका एलामिया जारी कर दिया गया। तो अली शेर, अभी जो दहशत गर्दी के खिलाफ इस वक्त हालिया कार्रवाई हुई हैं, इनसे निपटने के लिए कोई नया एक्शन प्लान तैयार किया गया? ये जो आर्मी चीफ का दौरा था शुमाली वजीरिस्तान का, फिर उसके बाद जो SSG कमांडोज थे जिन्होंने बन्नू CTD ऑपरेशन किया था, वहां पे भी आर्मी चीफ गए थे तरबेला में, तो उसके हवाले से भी और फिर उसके बाद जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयां हुई हैं, इस सारे तनाजर में ये तहैया किया गया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि जो भी इस तरह की जहां इंसर्जेंसी बढ़ रही है वहां पे हर सूरत जो है उसको कर्ब किया जाएगा और किसी भी सूरत में जो है वो कौम को मायूस नहीं होने दिया जाएगा। कौम की उमंगों के मुताबिक जिस तरह पहले दहशत गर्दी का सर कुचला था, इसी तरह से पाक फौज जो है वो दोबारा जो है उसी जोश जज्बे के साथ, डील एंड जस्ट के साथ जो है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शेर, इस बारे भी जानते रहेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। हमने सोचा, इरादा किया, कर दिखाया।
पंजाब में खेल और खिलाड़ियों की फलाह के लिए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इनकलाबी कदम। सूबा पंजाब की तारीख के सबसे बड़े खिलाड़ियों के लिए स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा। 2 अरब रुपए के स्पोर्ट्स एंडोनमेंट फंड का कयाम। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी टैलेंट हंट कैंपेन और तहसील, जिला, डिवीजन और सूबाई सतह पर मुकाबलों का इनकाद। हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स समेत ओलंपिक को 37 रवायती खेल। पहली बार होनहार एथलीट्स के लिए महाना 7,500 रुपए वजीफे की मंजूरी। स्पोर्ट्स वेटरन्स और लेजेंड्स के लिए वज़ाइफ का ऐलान। महाना 15,000 रुपए वजीफा। वफात पाने वाले खिलाड़ियों के खानदानों की माली इमदाद के लिए फंड्स का इजरा। स्कूल गेम्स की बहाली। प्लेयर्स की कोचिंग के लिए माहिर कोचेस की जेर निगरानी अकेडमीज का कयाम। नौजवान होनहार खिलाड़ियों की अंदरून और बैरून मुल्क गैर मुल्की क्वालिफाइड कोचेस की जेर निगरानी तरबियत और स्पेशल पैरा एथलीट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, हुकूमत पंजाब। प्रिंस चोको जर्नीज, चॉकलेटी एडवेंचर्स हर रोज। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर क़यादत और वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सरपरस्ती सूबा भर में 26 अरब रुपए से जायद की लागत से सेहत आमा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद अहम मंसूबाजात का ऐलान। कैंसर के मरीजों के लिए जदीद रेडियोथेरेपी यूनिट, लीनियर एक्सेलरेटर मशीन और साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी की सहूलत। दिल के मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए थेलियम स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आलात और ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर जैसी जदीद मशीनों की फराहमी। जबकि माँ और बच्चों की सेहत के लिए इनकलाबी इक़दामात के साथ साथ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में अदम दस्तियाब सहूलियात की फराहमी और सूबा भर के अस्पतालों में सेहत की सहूलियात में इजाफा। हुकूमत पंजाब। मिले हैं अभी, मैं हेल्प करूं? प्यारा ये पल छूले अब। विंटर में ड्राई स्किन, इसको छुपाओ मत, नरिश करो। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, इसका विटामिन B3, C और E से भरपूर फॉर्मूला दे 10 लेयर डीप एक्शन जो गहराई में जाकर स्किन को मुलायम बनाए। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, सॉफ्ट और स्लो स्किन रोजाना। सयाह मरी और दीगर शुमारी इलाकों में सफर पर जाने से कबल मौसमी सूरत हाल से आगाह रहें। खाने पीने का मुनासिब सामान, जरूरी अद्वियात और पानी साथ रखें। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जाने से पहले गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चेक करें और फ्यूल टैंक फुल करवा लें। बर्फबारी वाले इलाकों में टायरों पर चेन चढ़ाएं और हवा कम रखें। ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें। रोड ब्लॉक होने की सूरत में गाड़ी में ज्यादा देर तक हीटर न चलाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए टेल पाइप को साफ करते रहें। मकामी इंतजामिया की दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मकामी इंतजामिया के कंट्रोल रूम नंबर्स या PDM की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह। हुकूमत पंजाब। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मरोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर क़यादत और वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सरपरस्ती सूबा भर में 26 अरब रुपए से जायद की लागत से सेहत आमा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद अहम मंसूबाजात का ऐलान। कैंसर के मरीजों के लिए जदीद रेडियोथेरेपी यूनिट, लीनियर एक्सेलरेटर मशीन और साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी की सहूलत। दिल के मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए थेलियम स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आलात और ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर जैसी जदीद मशीनों की फराहमी। जबकि माँ और बच्चों की सेहत के लिए इनकलाबी इक़दामात के साथ साथ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में अदम दस्तियाब सहूलियात की फराहमी और सूबा भर के अस्पतालों में सेहत की सहूलियात में इजाफा। हुकूमत पंजाब। 2 घंटे हो गए, इतनी भूख लगी है। कल शादी है और तुमने डिसाइड भी किया तुमने कौन सी शेरवानी पहननी है, व्हाइट या गोल्ड? जब उम्र कैद हो ही रही है तो क्या फर्क पड़ता है, व्हाइट हो या ब्लेम द बुक। गोल्ड पहन लूंगा यार। Crispy, salty and light. हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का
सयाह मरी और दीगर शुमारी इलाकों में सफर पर जाने से कबल मौसमी सूरत हाल से आगाह रहें। खाने पीने का मुनासिब सामान, जरूरी अद्वियात और पानी साथ रखें। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जाने से पहले गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चेक करें और फ्यूल टैंक फुल करवा लें। बर्फबारी वाले इलाकों में टायरों पर चेन चढ़ाएं और हवा कम रखें। ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें। रोड ब्लॉक होने की सूरत में गाड़ी में ज्यादा देर तक हीटर न चलाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए टेल पाइप को साफ करते रहें। मकामी इंतजामिया की दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मकामी इंतजामिया के कंट्रोल रूम नंबर्स या PDM की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। आपका तहफ्फुज हमारी तरजीह। हुकूमत पंजाब। न्यूज़ हेडक्वार्टर। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बताएं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। चेयरमैन PTI इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया, डिफॉल्ट के करीब खड़े हैं। साबिक आर्मी चीफ के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमायने थी। PTI हुकूमत में 5% डिफॉल्ट का खतरा था, अब 90% है। इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। इलेक्शंस में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नताइज अच्छे नहीं होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ को भी निशाने पर रखा। बोले, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क पर बड़ा जुल्म किया। इनके नज़दीक सियासतदानों की करप्शन बेमायने थी। हमारी हुकूमत में डिफॉल्ट का खतरा 5% था, जो अब 90% हो चुका है। इमरान खान का कहना था, मुल्क पर कब्जा ग्रुप का राज है और जंगल का कानून है। PDM सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई है। नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस खत्म कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात ही पाकिस्तान से नहीं है, तो इनसे कैसे मिसा के मईशत करें। चेयरमैन PTI ने कहा, कानून की हुक्मरानी कायम किए बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये चाहते हैं कि आमरीत का दरवाजा खुले। इनकी ख्वाहिश है कि बैक डोर से एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आए। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल का कहना था कि इस किस्म का सियासी बयानिया आमराना होता है। बिलावल PTI पर ही तनकीद करते रहे। पाकिस्तान के इदारे, हर पाकिस्तानी के इदारे वो PTI का टाइगर फोर्स बन के काम करे। अगर उनका बयानिया ये होगा कि आईन तुरवाए, ताकि वो शख्स जो 6 महीने से सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहा, उसको हम आईन तोड़ के जबरदस्ती उसको फिर से वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, तो मेरा ख्याल में इस किस्म का जो सियासी बयानिया है, जमहूरियत के खिलाफ होता है, वो आमराना सोच होता है, गैर जमहूरी सोच होता है। और पाकिस्तान के अवाम को जब भी मौका मिला, इन्होंने गैर जमहूरी कुव्वतों को, सिलेक्टेड कुव्वतों को शिकस्त दिलवाया है और जमहूरी कुव्वतों को मुनक़िद करवाया। स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तीफों पर दोहरा मयार क्यों? PTI के 11 MNAs के इस्तीफे मुलाकात के बगैर तस्लीम किए तो अब बुलाए बगैर 107 क्यों मंजूर नहीं हो सकते? तहरीक इंसाफ ने सवाल उठा दिया। इस्तीफों की मंजूरी के तरीकाकार पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में PTI का वफ्द कल सुबह 11:30 बजे स्पीकर कौमी असम्बली से उनके चैम्बर में मुलाकात करेगा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, आइन के तहत इस्तीफे अरकान से अलग अलग मुलाकात की सूरत में ही तस्लीम किए जा सकते हैं। चाहता हूं तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आए। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान का बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बड़ा इंकशाफ। बोले, जनूबी पंजाब के हमारे 7 से 8 अरकान को करोड़ों रुपए की ऑफर हुई है। 1 और 2 अरकान की डील करने की इत्तलात मिली। पार्टी ने बास पुरुष की है, जिस पर उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ रहने का अज़्म दोहरा दिया है। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बात करते हुए सिफ्तैन खान का कहना था कि अब मालूमात मिल जाती हैं कि कौन कितने में बिका और मुसद्दका इत्तलात के बाद चंद घंटों में रुकने असेंबली को नाअहल भी किया जा सकता है। प्रोग्राम नेशनल डिबेट आज शब 11 बजे बोल न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। 7-8 खवातीन और मर्दों की ये शिकायत आई है कि हमें ऑफर के टेलीफोन आए हैं। अच्छा, बट उनमें से तस्दीक जो हुई है वो 1-2 की हुई है कि उन्होंने कोई डील वील का कोई चक्कर उनका
चल गया है। उन्होंने हमें भी यकीन दहानी कराई है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बट वी विल स्टैंड अलोंग विद आवर पार्टी। पीडीएम वाले कर रहे हैं। पीडीएम वाले कर रहे हैं और ये ऑफर्स की ज्यादा जो खबरें आ रही हैं ना जमील साहब, वो कुछ साउथ वाली साइड से आ रही हैं, सिंध, मतलब उस साइड से कोई पैसे वैसे की खबर अगर कोई आ रही है तो आ रही है। और मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा और कहीं से नहीं आ। बताने का मतलब तो ये है कि हर कोई उनकी नीयतें साफ है और वो अंदर से क्रिस्टल क्लियर है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर मुल्क में मुआशी तरक्की का लॉलीपॉप दे दिया। दावा किया पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर खजाना ने डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग का एतराफ भी किया, साथ ही साबिक हुकूमत पर इल्जाम तराशी की रविश भी दोहरा दी। रहनुमा पीटीआई मुजम्मिल असलम ने इसहाक डार के दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा नहीं, डिफॉल्ट हो चुका है। डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग को हुकूमती करतूतों का नतीजा करार दिया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। हम दिवालिया हो चुके हुए हैं। दिवालिया की निशानी ये होती है कि जब आपके कारखाने बंद होना शुरू हो जाए। तीन चीजें हैव बीन गोइंग वेरी रैपिडली रॉन्ग। नंबर 1, स्मगलिंग ऑफ डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू ए नेबरिंग कंट्री। नंबर 2, हम व्हीट इंपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी, फर्टिलाइजर भी हेवीली सब्सिडाइज। आने वाले चंद महीनों में यू विल सी कि वी विल इंशाल्लाह बाय द क्लोज ऑफ फिस्कल ईयर वी विल बी इन मच बेटर पोजीशन। हर हफ्ते आधा अरब डॉलर खत्म होता है कि ये जिस स्पीड से जा रहे हैं, और अगर बाहर से रकम नहीं आई तो 8 से 10 हफ्तों में पाकिस्तान के रिजर्व खत्म हो जाएंगे। हमारी भी हुकूमत उस वक्त बॉर्डर नहीं था हमारे साथ। अभी कह रहे हैं जी बॉर्डर से डॉलर निकल रहे हैं। उस वक्त कैसे? उस वक्त तो मुल्क में अंदर आ रहा था डॉलर, अब बाहर जाना शुरू हो गया है। तो ये आपकी करतूतें हैं। कोशिश होगी इस्लामिक टीम की कि हम इस दफा सेकंड टाइम पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम पूरा करें। 2 महीने संभाल नहीं सके IMF का प्रोग्राम। वो पाकिस्तान आए थे 25 साल की IMF से डीलिंग के तजर्बे पे। इसहाक डार साहब फ्री भी नहीं करा रहे, बात करना नहीं पसंद कर रहे। पाकिस्तान के मुआशी हालात कमजोर से कमजोर तर हो रहे हैं और हर तरफ से दिवालिया होने की आवाजें उठने लगी हैं। मुआशी माहिरीन ने मुल्क को दिवालिया करार दे दिया है। मजीद हम जानेंगे इस्लामाबाद से उमर हयात खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के माली ज़खायर में कमी, मुआशी हालात दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से IMF से नए जायजे के मुज़ाकरात भी तात्तुल का शिकार हैं। माहिरीन का कहना है कि मुल्की मईशत के दिवालिया होने की वजह से बैरूनी सरमायाकारी में कमी और बड़ी सनतों की पैदावार में भी कमी हुई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक ने कहा है कि मुल्क इस वक्त दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के पास इम्पोर्ट बिल के लिए LCs खोलने के पैसे भी नहीं है। आपने लोगों के पैसे देने बंद कर दिए हैं। आपने जो इंपोर्ट्स की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, LCs हैं, उनको बंद कर दिया है। आपने पोर्ट्स पे शिप खड़ी हैं, उनको क्लियर करना बंद कर दिया है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के नायब सदर चौधरी अहमद जवाद ने साल 2022 को पाकिस्तानी मईशत के लिए बदतरीन करार दिया। साल 2022 जो भी ख़त्म होने को है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बुरा साल रहा। इस साल में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है मुल्क में फैक्चुअली। मौजूदा हुकूमत ने यह दावा किया था कि मुल्की मईशत को बेहतर डगर पर लाया जाएगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत अपने इस दावे में नाकाम नजर आती है। मौजूदा हुकूमत का यह दावा था कि मुल्की मईशत को मजबूत बनाएंगे और मुल्की मईशत को दुरुस्त सिमत में लेकर आएंगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत अपने इस दावे में हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। आज मुल्क के दिवालिया होने की खबरें हर तरफ गर्दिश कर रही हैं। कैमरामैन मुदस्सिर जावेद के साथ उमर हयात खान, खजाना डिवीजन, क्यू ब्लॉक, इस्लामाबाद। कराची में बदअमनी का उरूज, आधे घंटे में फायरिंग के 3 वाकयात से शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी। कराची में मुहाफिज ही कातिल बन गए। गुलस्तान जौहर में अहलकारों ने निहत्ते नौजवान को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सीढ़ियों पर बैठा नौजवान जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। मकतूल को आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने पढ़ाई। दुखियारी माँ ने हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील की।
भीगी आंखें, लबों पर फरियाद, दुखियारी बहन मांग रही है खून नाहक का हिसाब। मेरे भाई यूं कर रहे, मुझे नहीं मारो, फिर भी मेरे भाई को मार के चले गए। मेरे भाई का कसूर क्या था? ये इल्तिजा इस निहत्ते नौजवान के लिए है जिसका खून कानून के रखवालों ने बहाया। सफाकी की दास्तान गुलिस्तान जौहर नौमान एवेन्यू में लिखी गई। आमिर नन्ही बच्ची के साथ मोटरसाइकिल पर मुसफ्फर था। नाके पर बाइक न रुकी, एहलकार पीछा करते फ्लैट पर चले आए। गोली लगने से आमिर सीढ़ियों पर गिर पड़ा। जिंदगी की भीख मांगता रहा मगर इल्तिजा असर न दिखा सकी। दूसरी गोली चली जो मौत का पैगाम ले आई। आमिर की नमाज जनाजा दानिश पार्क गुलशन इकबाल में अदा की गई। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने पढ़ाई। नौजवान की 15 माह कबल शादी हुई। 3 माह की बच्ची का बाप था। दोस्त के मुताबिक आमिर इसके साथ माँ की दवा लेने निकला था। जैसे हम लोग अंदर घुसे, ये लोग भी पीछे से अंदर घुसे। इसने कहा मैं बाइक के पास जा रहा हूँ दवाइयाँ लेने। तो इसने एक पैर मेरे को मारा, तो मैं तो बच गया, मैं पीछे से निकला। एक पैर मेरे को मारा, फिर बाद में एक पैर इसके पैर को मारा। जब जैसे ही झुक गए ना, एक पैर इसके पीठ को मारे। दुखियारी माँ ने भी हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी। वजीर आला सिंध साईं मुराद अली शाह है, वो उससे यानी मुतालबा करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमजा के लिए कुछ करें। हमजा के बाबा के साथ इतना जुल्म हुआ, हमारे बेगुनाह बच्चे को इन लोगों ने मारा। हमें इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चे के लिए कुछ करें और कातिलों को इबरतनाक सजा दें। आमिर ने खुद तो अपनी आंखें बंद कर ली इस आस के साथ कि शायद करता धरताओं की आंखें खुल जाएं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद देखिए एक दिन 3 कप्तान। और सुसर की विकेट सबसे ज्यादा कीमती। BOL न्यूज़ हेडक्वार्टर। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर क़यादत और वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सरपरस्ती सूबा भर में 26 अरब रुपए से जायद की लागत से सेहत आमा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद अहम मंसूबाजात का ऐलान। कैंसर के मरीजों के लिए जदीद रेडियोथेरेपी यूनिट, लीनियर एक्सीलरेटर मशीन और साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी की सहूलत। दिल के मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए थीलियम स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आलात और ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर जैसी जदीद मशीनों की फराहमी। जबकि माँ और बच्चों की सेहत के लिए इनकलाबी इक़दामात के साथ साथ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में अदम दस्तियाब सहूलियात की फराहमी और सूबा भर के अस्पतालों में सेहत की सहूलियात में इजाफा। हुकूमत पंजाब। हमने सोचा, इरादा किया, कर दिखाया। पंजाब में खेल और खिलाड़ियों की फलाह के लिए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इनकलाबी कदम। सूबा पंजाब की तारीख के सबसे बड़े खिलाड़ियों के लिए स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा। 2 अरब रुपए के स्पोर्ट्स एंडोनमेंट फंड का कयाम। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी टैलेंट हंट कैंपेन और तहसील, जिला, डिवीजन और सूबाई सतह पर मुकाबलों का इनकाद। हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स समेत ओलंपिक को 37 रवायती खेल। पहली बार होनहार एथलीट्स के लिए महाना 7,500 रुपए वजीफे की मंजूरी। स्पोर्ट्स वेटरन्स और लेजेंड्स के लिए वज़ाइफ का ऐलान। महाना 15,000 रुपए वजीफा। वफात पाने वाले खिलाड़ियों के खानदानों की माली इमदाद के लिए फंड्स का इजरा। स्कूल गेम्स की बहाली, प्लेयर्स की कोचिंग के लिए माहिर कोचेस की जेर निगरानी अकेडमीज का कयाम। नौजवान होनहार खिलाड़ियों की अंदरून और बैरून मुल्क गैर मुल्की क्वालिफाइड कोचेस की जेर निगरानी तरबियत और स्पेशल पैरा एथलीट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, हुकूमत पंजाब। प्रिंस चोको जानी जो अंदर छुपे गणित को बाहर लाए। तुम कैसे बच गए? प्रिंस चोको जानी चॉकलेटी एडवेंचर्स हर रोज। शाबाश शहबाज, ये मिर्चें तो चढ़ेंगी दिमाग को। अब किसको दिखाओगे ये शक्ल? ऐसा करो, इसे धो लो। हीरो बनने को किसने कहा था? मिर्ची भगा, स्प्राइट लगा, ठंड रहा।
सुपर कार्ड मैक्स लाया ज्यादा इंटरनेट की बड़ी बेफिक्री, वो भी पूरे महीने के लिए सिर्फ 749 रुपए में। तो अभी *629# डायल करो और एंजॉय करो ज्यादा इंटरनेट और लगातार कॉल्स। तो जब चाहिए हो महीने भर की बेफिक्री, बेस्ट चलेगा यूफोन 4G, पाकिस्तान का बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन 4G, तुम ही तो हो। Crispy, salty and light. हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक बस you can feel the burn, feel the burn, blaze it, blaze it, and on, इसका मैं BOL News Headquarters। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की शानदार कारकर्दगी, पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म कर दी। तीसरे दिन के खेल पर 6 विकेटों पर 440 रन बना लिए। टॉम लेथम और केन विलियमसन की शानदार बल्लेबाजी, दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक अनोखी सूरत हाल पैदा हो गई। पाकिस्तानी टीम इंतजामिया आईसीसी कवानीन से ही लाइव निकली। कप्तानी मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और बाबर आजम के गिर्द फुटबॉल की तरह घूमती रही। आप चले आप कप्तान किसे बनाएं? पाकिस्तानी टीम इंतजामिया कंफ्यूज हो गई। कराची क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन बाबर आजम फ्लू के बाइस शुरुआत में मैदान में ना उतर सके। कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम में मौजूद प्रोफेशनल टीम इंतजामिया आईसीसी के कवानीन से ही लाइव निकली। टीम से बाहर बेंच पर बैठे नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान को मैदान में उतार दिया, कप्तानी सौंप दी। मैच रेफरी को मामले का इल्म हुआ तो फौरी तौर पर मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से रोक दिया। टीम इंतजामिया को कवानीन से आगाह किया। जग हसाई होने के बाद इंतजामिया को ख्याल आ गया कि सरफराज अहमद को आर्जी कप्तान बनाया जाए। खाने के वक्फे के बाद बाबर आजम की तबीयत बेहतर हो गई तो कप्तानी सरफराज अहमद से फिर वापस ले ली गई। और दुनिया भर में मौसम के बदलते तेवर, अमरीका निशाने पर। बर्फबारी का बदतरीन तूफान, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 70 हो गई। शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद हो गया। न्यूयॉर्क का शहर बफेलो बर्फ से ढक गया। बफेलो में लोगों को आज भी घरों में रहने की हिदायत जारी की गई है। न्यूयॉर्क के मगरबी इलाके में 4 फीट बर्फ पड़ चुकी है। लोग इसके नीचे दब चुके हैं और बिजली से भी महरूम हैं। कनाडा में भी बर्फानी तूफान ने मामूलात ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया। जापान में बर्फानी तूफान ने 17 जिंदगियां निगल लीं। मस्कत में शदीद बारिश से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। सलीम शेख की बेटी की शादी पर नुमान एजाज ने एक तस्वीर शेयर की और उस पर अजराहे मजाक कैप्शन दिया कि माशाल्लाह, इसे कहते हैं नेपोटिज्म। चलो अब सब तनकीदी कमेंट्स करना शुरू हो जाओ। नुमान एजाज का ये लिखना ही था कि सारिफीन ने लब्बैक कहते हुए भरपूर कमेंट्स किए। किसी ने नुमान एजाज के बेटे जावियार की अदाकारी की तारीफ की तो किसी ने कहा कि नुमान एजाज को कहना था कि आपके बेटे की अदाकारी फिर भी बेहतर है, ऐसा नेपोटिज्म हमें कबूल है। किसी ने लिखा कि शहजाद शेख और शहरोज सब्जवारी को बिल्कुल अदाकारी नहीं आती, जब भी इन्हें नेपोटिज्म से शिकायत है। और पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के हर दिल अजीज गुलकार आतिफ असलम ने फोटोग्राफर बनने की ख्वाहिश का इजहार करके एक बार फिर अपने मद्दाहों के दिल जीत लिए हैं। तस्वीर बनाती फोटोग्राफर से उसका कैमरा लिया और उसकी तस्वीर खींचकर कैमरा लौटा दिया। ये वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। BOL News Headquarters। जब स्पॉटिफाई है तो धूमधाम गारंटीड। सुपर एशिया इलेक्ट्रिक वाटर हीटर करे पानी फौरी गर्म, वो भी पूरे 10 साल वारंटी के साथ। सुपर एशिया वाटर हीटर, अब ना घूमेगा मीटर। फैसल ज्वेलर्स दीदा जेब डिजाइन के साथ सोने और हीरे के जेवरात की वसी रेंज पेश करते हैं। फैसल ज्वेलर्स, सत्याना रोड, फैसलाबाद। दांतों में कीड़ा और तकलीफ, मसूड़ों से खून? याद रखें,
यह आगाज है इस अंजाम का। दांतों के इस अंजाम से बचिए। इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर टूथपेस्ट। स्पेशलाइज्ड अज्जा से बना डॉक्टर टूथपेस्ट, इलाज भी और बचाव भी। दुनिया की लीडिंग मनी ट्रांसफर कंपनी मनीग्राम और रावी एक्सचेंज लाए स्पिन टू विन ऑफर। मनीग्राम और रावी एक्सचेंज, राब्ता मुस्कुराहटों का, शराइत और ज़वाबित लागू है। सुपर कार्ड मैक्स लाया ज्यादा इंटरनेट की बड़ी बेफिक्री, वो भी पूरे महीने के लिए सिर्फ 749 रुपए में। तो अभी *629# डायल करो और एंजॉय करो ज्यादा इंटरनेट और लगातार कॉल्स। तो जब चाहिए हो महीने भर की बेफिक्री, बेस्ट चलेगा यूफोन 4G, पाकिस्तान का बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन 4G, तुम ही तो हो। सब मुर्गियां तो पहले से मरी नहीं है। हाँ, लेकिन इन्हें बेचने से कौन रोक सकता है? नहीं, अब रोक सकता है। शिकायत के लिए 1223 मिलाएं और खाना पीना महफूज बनाएं। पंजाब हुकूमत के बाइक स्क्वाड को आगाह कीजिए, अब होगी फौरी इंस्पेक्शन, भारी जुर्माना या फिर बंदिश। फूड सेफ्टी 1223। पंजाब फूड अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। अरे बेटा, आ गया सौदा? जी। सौदे के नाम पे जेबों की सफाई। जेब की नहीं, बर्तनों की, वो भी 3 गुना ज्यादा, मैक्स लिक्विड से। इस महंगाई में बार की जगह लिक्विड? यही तो, इसका एक ड्रॉप झाग बनाता जाए, जमी चिकनाई भी काटे आसानी से। इसीलिए ये बर्तन धोए 3 गुना ज्यादा और पड़े इस्तेमाल में सस्ता। सफाई तो खूब है, जेब की नहीं, बर्तनों की। मैक्स लिक्विड, बार से 3 गुना ज्यादा सफाई। बच्चों इस ईयर से। जरूर मुस्टैशियो ने ही कुछ किया होगा। आई हैव एन आइडिया। प्रिंसलैंड की मैजिकल स्ट्रॉबेरी की स्वीटनेस और रिच चॉकलेटी गुडनेस से बना प्रिंस चोको जैमीज, जो अंदर छुपे गरज को बाहर लाए। तुम कैसे बच गए प्रिंस? प्रिंस चोको जैमीज, चॉकलेटी एडवेंचर्स हर रोज। This hourly clock is brought to you by प्रिंस चोको जैमीज, चॉकलेटी एडवेंचर्स हर रोज। and सफाई तो खूब है, जेब की नहीं, बर्तनों की। मैक्स लिक्विड, बार से 3 गुना ज्यादा सफाई। हमारी हुकूमत के जाने के बाद अफगान पॉलिसी पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसका नतीजा दहशतगर्दी की सूरत में पाकिस्तान भुगत रहा है। इमरान खान की गैर मुल्की स्कॉलर से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को रूस यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। रूस यूक्रेन तनाज़े से दुनिया में बेशुमार मसाइल ने जन्म लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इमरान खान की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। मजीद बोले जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया, डिफॉल्ट के करीब खड़े हैं। साबिक आर्मी चीफ के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमायने थी। PTI हुकूमत में 5% डिफॉल्ट का खतरा था, अब 90% है। मुल्क में जंगल का कानून है। इंपोर्टेड टेक्नोक्रेट के खिलाफ एहतजाज हुआ तो वो जूते छोड़कर भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ को घर भेजकर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना बड़ी गलती होगी। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में फैसले करने वाले लोग मजीद तजुर्बे करना बंद कर दें। हम्माद अजहर बोले PDM का तजुर्बा फेल हो गया, कोई नया तजुर्बा किया गया तो वो भी फेल होगा। दुरुस्त फैसले किए जाएं तो मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट से उनके सहूलतकार हट गए, किसी और इदारे में शायद इनके सहूलतकार अभी मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू, कहा ये चाहते हैं कि बैकडोर से एक मरतबा फिर वजीर आजम बन सकें। इलेक्शन वक्त पर होंगे तो इनके सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। हुकूमत के PTI अरकान के इस्तीफों में ताखीरी हरबे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, हर मेंबर अलग अलग आए, इस्तीफा लिखे फिर तस्दीक करूंगा। पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं। PTI वफ्द कल सुबह 11 बजे स्पीकर से मुलाकात करेगा।
जुनूबी पंजाब से हमारे 7 से 8 अरकान पंजाब असेंबली को करोड़ों रुपए की ऑफर हुई। 1 और 2 अरकान की डील फाइनल हो चुकी थी। पार्टी ने बरवक्त मुदाखलत करके फैसला वापस कराया। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तान खान का बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में इंकशाफ। मुकम्मल प्रोग्राम देखें रात 11 बजे बोल न्यूज पर। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन ना कराना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखता। क्या कभी कौमी सूबाई असेंबली के इंतखाबात मुलतवी हुए? क्या वफाकी हुकूमत पहले सोई हुई थी? 50-60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटर की पावर को मुअत्तल कर दें। एक मैच और एक दिन में 3 कप्तान। पाकिस्तानी टीम ने अनोखी मिसाल कायम कर दी। कराची टेस्ट के तीसरे रोज बाबर आजम उनकी तबीयत नासाज हो गई। उनकी जगह मोहम्मद रिजवान को बुलाया गया, मगर वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। सरफराज को कप्तान बनाया गया। कुछ देर बाद बाबर आजम वापस आ गए। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। देखते रहिए बोल न्यूज। This headline news is brought to you by and न बदली ममता न बदले हम, जहां ममता वहां डालडा। सालन जो ऐसे खाओगे? तुम मम्मा को क्या मुंह दिखाओगे? ब्राइट साहब ब्राइट कर देगा ना? नहीं? हाँ, पर नया ब्राइट कोरमे से कड़ाही तक हर दाग वाइप कर देगा। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकालेगी। सच में यार, नए ब्राइट ने सब राइट कर दिया। लेकिन आपकी डाइट ने सब टाइट कर दिया। बेटा प्लेट पूरी साफ करके उठना। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, माँ के लिए तो हमेशा बच्चे ही थे। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहां ममता वहां डालडा। ये कैसे मसाले बनाते हो, रंग और बूरा मिक्स करके? हर गाहक शिकायत कर रहा है। हम तो ऐसे ही काम करते हैं। अब काम ऐसे नहीं चलेगा। शिकायत के लिए 1223 मिलाएं और खाना पीना महफूज बनाएं। पंजाब हुकूमत की मोबाइल लैब्स को आगाह कीजिए। अब होगी फौरी इंस्पेक्शन, भारी जुर्माना या फिर बंदिश। फूड सेफ्टी 1223। पंजाब फूड अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। पाकिस्तान को उधर ले गए हैं जिधर अब वो फिट इन होता है। वो जो पर्किंस की किताब है इकोनॉमिक हिटमैन। इकोनॉमिक हिटमैन क्या करता है? माशत को कर्जे दे के तबाह करता है। घुटनों पे आ जाते हैं एक मुल्क तो फिर उनके एसेट्स स्ट्रिप करता है। बिल्कुल अब बैरून मिन्नत हो गए हैं।